परिचय तो हो ही गया था, उनको सादर आमंत्रित करने का कष्ट करें। रंजना जी है नहीं शायद। क्लास ले रही होंगी। मैं आज हमारे बीच में जो हमने कल सुना था, कल भी हम अपने चीफ गेस्ट महोदय को सुना था, आदरणीय अरविंद बालकृष्ण गढ़वे जी नागपुर महाराष्ट्र से हैं, और वो पर्यावरण पर आपका कल पूरा संवाद चला था। और आपका द्वितीय दिवस है आज। आज हम जैविक जल से जैविक खेती की ओर आप जो है आज उद्बोधन देंगे। और मैं निवेदन करता हूं आपसे कि 6:50 हो गए हैं, 7:30 बजे तक आपका उद्बोधन देने का कष्ट करें, और उसमें हमारे जो किसान भाइयों के, वैज्ञानिक गणों के या सदन में उपस्थित भाई बहनों के, शिक्षक साधकों के कोई सवाल होंगे तो 7, 7:30 के बाद वो अपना सवाल भी शेयर कर लेंगे, आपसे मार्गदर्शन ले लेंगे। तो मैं आपको ससम्मान पुनः आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय अरविंद जी। सभी जनों को नमस्कार, सुबह का प्रणाम। कल हम एक स्टेज पे आ गए थे और उसके आगे हम सोचना अभी शुरू करेंगे कि मूलतः जो समस्या पूरे जगत में हुई है वह प्रदूषण है, इसमें अभी कोई दोहरा नहीं रहा। अब जैसा कि हमको मालूम है कि समुद्र मंथन जब हुआ है तब समुद्र मंथन होते समय हमारी कामधेनु इस पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले अवतरित हुई है। तो कामधेनु का बड़ा गजब का महत्व है करके हमारे कामधेनु को हम गौ माता कहते हैं। ये जो हमारी गौ माता है, ये गौ माता फिर पृथ्वी को संजोई। इसका मलमूत्र जब धीरे धीरे पृथ्वी के जमीन के ऊपर गिरता गया, संजोगता गया, सब तरफ इसका प्रभाव होते गया, तब जाके पृथ्वी शांत हुई। इस प्रकार का हमारे पृथ्वी का इतिहास है। क्या है इस गौ माता में? क्या गौ माता का परिणाम क्या मिलता है? तो गौ माता जो होती है उसका दूध तो हम अमृत के समान समझते हैं। उसकी दूध की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन जब हम सोचते हैं कि इसका जो मलमूत्र जो है उसका क्या प्रमाण होता है, तो उसका जो प्रमाण होता है उसी के साथ पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है, उसके बाद जो सजीवता पूरे विश्व में पृथ्वी पर आई, वो उसका रिलेशन है। और इसलिए जब समुद्र मंथन हुआ तब कामधेनु का निर्माण हुआ। ये जो 14 रत्न कहा गया है, रत्नालंकार है, इस 14 रत्नालंकार का विचार करते हुए सबसे पहले जन्म हुआ है गौ माता। तो हमारी जो गौ माता है उसके जो मलमूत्र है उसमें माइक्रोब्स होते हैं, और यह माइक्रोब्स के माध्यम से हमारी जो भूमाता है उसमें सजीवता आती है, और करके बाकी सभी प्राणियों में और हमारी गौ माता में क्या विशिष्टता है, तो यही विशिष्टता है कि इसके मलमूत्र में जो माइक्रोब्स होते हैं वो लगभग 1,00,000 होते हैं, जो किसी के मलमूत्र में नहीं होते हैं। और जब माइक्रोब्स का प्रमाण भूमाता के
सरफेस के ऊपर जब ये काम करता है तब जाके हमारी जमीन की, भूमाता की सजीवता बढ़ती है। और फिर इसलिए हजारों सालों से हमारे देश में जिस प्रकार की खेती चलती थी, उस खेती का यदि हमने विचार किया तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अब इस महत्वपूर्ण खेती का जो हजारों साल से चलता हुआ जो सिलसिला है, उसको 1955 से 1960 के दरमियान एक पाडेगांव संशोधन केंद्र करके है, वहां पे इस बारे में फिर से एक बार संशोधन हुआ। क्या हमारी जो परंपरागत खेती चल रही थी और वर्ल्ड में जो रासायनिक खेती की शुरुआत हुई थी, उसका और इसका क्या रिश्ता है? तो हमारे देश के साइंटिस्ट ने भी उस समय अपने देश के राज्यकर्ताओं को बताया था कि हमारी जो परंपरागत खेती चल रही है, जिसको हम सेंद्रीय खेती कहते हैं, उस सेंद्रीय खेती के माध्यम से जो उत्पादित अन्न है, उसका जो प्रमाण है वो लगभग 29.1% 5 साल की रासायनिक खाद की खेती करने के बाद हमारे देश के साइंटिस्ट ने, जिनका नाम डॉक्टर दक्षिण दास था, उन्होंने सबको बताया था। उसके बावजूद हमारे देश में 1960 से उस समय के जो राज्यकर्ता थे, उन्होंने जो जिनका शिक्षण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही हुआ था, उनकी सोच भी वैसी थी और उसके कारण उनका सही और हमारा गलत ये जो सिलसिला चला, ये यहां से इसकी शुरुआत हो गई है। और हमारे देश में 1960 से फिर रासायनिक खादों का खेल शुरू हुआ। यह मैं कल आपसे बात कर चुका हूं और इसका जो दुष्परिणाम है वो हम आज कैसा अनुभव करते हैं, उसको भी सोचना बहुत आवश्यक है। क्योंकि 1960 के पहले हमारे देश के सभी नदी और नाले में पानी बहता था, वह जैविक जल था। वो जैविक जो जल होता है, वो जैविक जल हमारे लिए जीवनदायी है, वो हीलिंग वाटर है। और ये जीवनदायी पानी जो होता है, ये मनुष्य के जीवन में जो लगभग 70 to 75% पानी होता है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण बात है। तो आज के तारीख को हम कौन सा पानी पी रहे हैं? आज के तारीख को यदि हम सोचेंगे तो पूरे अर्बनाइजेशन से लेकर तो सामान्यतः हर जगह पे रासायनिक युक्त पानी का सब तरफ बहाव हम देख रहे हैं। और वो जो रासायनिक युक्त पानी जो है, वही फिल्ट्रेशन प्लांट के माध्यम से और रासायनिक करते हुए हमारे घरों में पहुंच रहा है। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सिस्टम आई है, उसका यदि हम विचार करेंगे तो ये रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से आ रहा है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? इसका कारण ये हुआ है कि हमारे मिट्टी में जो रासायनिक खाद थे, उसके द्वारा जब ये पानी, बरसात का पानी नदियों में जाता है और फिर नदी में से यह कहीं जलाशय में आके रुकता है, तो इसमें हर प्रकार के जीव तैयार होते हैं। अब हर कोई जीव हमारे पीने के पानी के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होता है और इस कारण ये जो पानी अब तैयार हुआ है, जो एकत्रित हुआ है हमारे जो जलाशय है, डैम के जलाशय है या फिर हमारे तालाब है, तो एकत्रित पानी जल संचय हुआ है, ये एक प्रकार से हमारे शरीर को ठीक करने के लिए नहीं है। इसका एनालिसिस हुआ और फिर इसको किस प्रकार से समाज को पीने के लिए देना चाहिए,
इसका जो वर्ल्ड वाइड अभ्यास हुआ उसमें हमारे यहाँ पे भी उसका भी प्रयोग करना शुरू हो गया और इसलिए सभी शहरों में शुरू में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स प्रोसेस चालू हो गई। अब ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोसेस में क्या होता है? इसमें होता है सबसे पहले एलम यानी फिटकरी यानी एल्यूमिनियम हमारे शरीर में जाता है जो पानी को क्लीन दिखने के लिए क्लीन करता है। शब्द प्रयोग बड़ा मस्त है, दिखने के लिए क्लीन करता है। दूसरा प्रोसेसिंग सिस्टम में जब आता है ये पानी एलम के माध्यम से सेकंड प्रोसेसिंग सिस्टम में जब आता है तब इसमें ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। अब शुरू में ये दो ही चीजें थी और फिर हमारे घरों में पानी आता था और कुछ साल बाद जब पानी अधिक प्रदूषित होते गया तो तीसरी प्रोसेसिंग जो आज हम कॉमनली सब तरफ देखते हैं वो तीसरी प्रोसेसिंग है, वो लगभग पूरे पानी को जो भी जीव है उसको खत्म करने की प्रोसेसिंग है जिसको क्लोरीनेशन कहा जाता है। तो हमारे घर में तो डेड वाटर आ रहा है, जितने भी पानी में जीव होते हैं उसको मार कर हमारे घरों में जो पानी पहुंच रहा है वो पूरा मृतवत पानी है। आदमी जिंदा है और जिंदे आदमी को जिंदा पानी यदि मिलता है तो आदमी आराम से 100 साल जी सकता है, ये मेरा विश्वास है। और इसीलिए भारत पे 100 साल जीने का आशीर्वाद दिया करते थे हमारे पूर्वज जो है, वो 100 साल जीने का आशीर्वाद दिया करते। सोचने वाली बात है। लेकिन आज के परिस्थिति में यदि हमारा पानी ही प्रदूषित है तो हमारे शरीर में जो पानी जा रहा है और फिर उसके माध्यम से तैयार होने वाला जो भी अन्न द्रव्य है वो सब केमिकल युक्त है। इसलिए हमारा शरीर जो है वो केमिकल युक्त बन गया है। अब किसको चाहिए? तो ऑल लिविंग बींग्स रिक्वायर्ड जैविक जल, ऑल लिविंग बींग्स। तो फिर ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आने के पहले जिस प्रकार से हम लोग पूरे भारत में पानी का वितरण करते थे वो एक प्रकार से अमृत जल था, वो एक प्रकार से गंगा जल था और उस गंगा जल के माध्यम से हम लोग अपनी खेती भी करते थे और अपने पीने के पानी की जो व्यवस्थापन है वो भी वही पानी से चलता था। हमारे कोई भी नदी का पानी हम घर में लेके आते थे और उसके द्वारा हम लोग अपना अन्न द्रव्य तैयार करते थे। उसी के माध्यम से हमारी खेती हुआ करती थी और वही खेती से बना हुआ तैयार हुआ जो माल है वो हमारे घर में आता था। उसकी भी सकसता थी। वो सकसता आज क्यों नहीं है कि नहीं है, इसको कैसे पहचाना जाए? अब रासायनिक खादों के माध्यम से तैयार जो माल होता है उसमें और हमारे इस रासायनिक खादों के तैयार किया हुआ है जो उत्पादन है इसमें क्या फर्क है थोड़ा महसूस करेंगे, समझ लेंगे। तो हमारे घरों में पूर्वापार रखने की जो व्यवस्था थी वो पेयों में थी। ऊपर से हम लोग वो पेयों में जो कणगी जिसको बोलते हैं या पेयो बोलते हैं वो जमीन में रहती थी और उसको चारों तरफ से ये बांबू की हुआ करती थी। नीचे के साइड में इसका एक खोलने का तरीका होता था और ऊपर से हम लोग गेहूं है, चावल है उसमें डालने की कोशिश करते थे और नीचे से निकालते थे। अब ये जो कणगी होती है या ये पेय होते हैं इसको चारों तरफ से लिपापोती कर दिया जाता था। तो ये लिपापोती जो होती थी ये हमारे गोबर माध्यम से होती थी। तो उसमें इस गेहूं, चावल, तुअर दाल जो भी हमारे अन्न धान्य तैयार होता था उसमें रखा जाता था और ये कभी खराब नहीं होता था। यानी इसमें भर के रखो, नीचे से निकालते जाओ और अपने हिसाब से उसको यूज करते जाओ।
इस प्रकार की यह व्यवस्था थी और यह व्यवस्था एक अद्भुत व्यवस्था थी, क्योंकि यह व्यवस्था के माध्यम से हमारा अन्न द्रव्य को कभी पेस्ट नहीं लगता था। और आज की तारीख को क्या हो रहा है, हमको इसी प्रकार से यदि हमने आज की तारीख को अपने घरों में जो प्लास्टिक के ड्रम्स लिए हैं या फिर अपना जो एल्यूमिनियम या फिर टीन के जो डब्बे बना के रखे हैं उसमें रखे या फिर प्लास्टिक के डब्बे में रखे, उसको सील टाइट कर दो, एयर टाइट कर दो, उसके बावजूद 3-4 महीने के अंदर हम महसूस करते हैं कि उसके अंदर में पेस्ट आ जाता है। तो भाई ये तो मेरा अन्न नहीं है, मैं इतना टाइट करके उसको रखता हूं, फिर भी उसके अंदर ये जो पेस्ट है ये कैसे आता है? तो नेचर में एक प्रिंसिपल है कि जिसका अन्न होता है वो वहां पे जन्म लेता है। इस प्रकार से पेस्ट का जन्म उस हमारे अन्न द्रव्य के अंदर ऑटोमेटिक होता है। इतना सील टाइट करने के बावजूद यह परिस्थिति है, फिर हम लोग ने क्या किया, तो हमारे लिए वो अन्न होना चाहिए इसलिए हमने प्रिजर्वेटिव डालना चालू कर दिया, फिर कुछ केमिकल्स का उपयोग किया और इस प्रकार से उसको पेस्ट ना लगे इस दृष्टि से ही प्रयास किया गया। उसको ये नहीं सोचा हम लोगों ने कि ये पेस्ट क्यों आ रहा है, पेस्ट आने के पीछे के कारण क्या है। यदि ये पेस्ट का अन्न है तो मैं क्यों खा रहा हूं, और फिर मेरे खाने से मेरे शरीर के ऊपर, मेरे मन मस्तिष्क के ऊपर इसका जो परिणाम हो रहा है वो मैं अनुभव कर रहा हूं। आज भारत में लगभग 65% लोग जो है वो मेडिसिन खा के जी रहे। ये बहुत बड़ी संख्या है और ये जो संख्या है ये सब बाजारवाद की संख्या है। बाजारवाद वाले डॉक्टर आज खड़े हुए हैं और ये बाजारवाद के जो डॉक्टर है ये बहुत होशियार है और इनकी जो होशियारी है उनकी वो रिसर्च नहीं है, तो रिसर्च करते हुए वो अपना काम को सिस्टमेटिकली पैसा कैसा कमाए और लोगों का जीवन कैसा किस प्रकार से एक दृष्टि से विचार किए तो बर्बाद करे, इसी दिशा में चलने वाला ज्यादातर यह दौर है। तो ये जो पेस्ट वाला जो गेहूं है, पेस्ट वाला जो चावल है, पेस्ट वाली तुअर दाल है, इसको जो पेस्ट लगता है उसको फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं और अपना खाने का प्रोसेस चालू रहता है। अब इसका दुष्परिणाम क्या होगा, यदि हमारे शरीर में जा रहा है तो उसका दुष्परिणाम होगा कि इसमें जो पेस्ट है, इसमें जो मटेरियल है, तैयार हुआ जो मटेरियल है वो डाइजेस्टिव नहीं है और फिर डाइजेस्टिव न होने के कारण हमारी क्या समस्या हो रही, तो हमारा शौच बिगड़ गया है। यहाँ पे बैठे हुए काफी लोग मेरी उम्र के है ऐसा मुझे लग रहा है। तो हम मानव की सोच जो होती थी वो गोल्ड फर्टिलाइजर करके हुआ करती थी, करके बाहर में भी हम जाते थे, हजारों साल से जा रहे थे, तब ये समस्या नहीं थी कभी। लेकिन जब ये अन्न द्रव्य और पानी जब हमारा बदल गया, चेंज हो गया, तो उसके बाद जो आज हम कंपल्सरीली शौचालय में जाके ही वह प्रोसेस हो रही है, तो वो दुर्गंधी के कारण हो रही है। वो हमारा पेट बिगड़ा हुआ है। जैसा हमारा पेट बिगड़ गया वैसा ही जमीन का भी पेट बिगड़ गया और जमीन से जो तैयार हो रहा है, जो माल तैयार हो रहा है, जो अन्न द्रव्य तैयार हो रहा है, उसमें सकसता नहीं है। और फिर इसके कारण जो समस्या दिख रही है सर्वदूर, वह मेडिसिन खा के जीने की प्रोसेस चालू हो गई। तो गोल्ड फर्टिलाइजर न रहने के कारण यह दुर्गंधि युक्त हो गया। यह सर्वप्रथम दुर्गंधि मुक्त था। अब यह दुर्गंधि मुक्त था तब इसको गोल्ड फर्टिलाइजर कहा करते थे, सोनखत। इसका नाम था सोनखत।
और ये सोनखत क्या था, तो हमारे जो पहले के जितने भी डॉक्टर थे, वैद्य थे, ये लोग क्या बोलते थे? ये लोग कहते थे कि भाई साहब, किसी की प्रकृति बिगड़ जाती है तो आज के तारीख को ब्लड टेस्ट होती है, आज के तारीख को यूरिन टेस्ट होती है, दुनिया भर की सोनोग्राफी हो जाती है, लेकिन आज के तारीख को कोई स्टूल टेस्ट नहीं करता है। तो हमारे सभी पूर्व डॉक्टर या वैद्य हमारे को स्टूल टेस्ट करने के लिए कहते थे, क्योंकि पेट यदि अच्छा है तो उसमें बिगड़ता है तो उसी में हमारा सब कुछ जो रोग है उसका निदान हो सकता है। ऐसा विश्वास हमारे देश के वैद्य लोगों ने, और या फिर उस जमाने में जो एमबीबीएस डॉक्टर बने थे, उनको एक मालूम था, और इसलिए उस समय यानी 1950, 1960, 1970 तक हमारे यहाँ पे जो प्रकृति का चेकिंग होता था, मनुष्य के प्रकृति के संदर्भ में जो टेस्टिंग हुआ करता था, उसमें मूलतः स्टूल टेस्ट यह टॉप प्रायोरिटी पे था। तो उसमें से हमको पता चल जाता था किस प्रकार का रोग हो गया है। लेकिन आज भारत में कोई भी पैथोलॉजिकल टेस्टिंग में स्टूल टेस्ट चेक नहीं कर रहे। तो हमें इसको समझ लेना पड़ेगा कि यह परिवर्तन जो है, यह खेती से, पानी से और फिर अन्न से मनुष्य के ऊपर परिणाम कर गए, और फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यत, षड्रिपु हमारे हजारों साल से लगे हुए। तो हमारे मन में हिंसा, यह एक 7वां रिपु जुड़ गया है जो वर्ल्ड वाइड है। हिंसा यह कॉमन फैक्टर हो गया भारत वर्ल्ड में। अब ये हिंसा का डेवलपमेंट, जिस प्रकार से हम लोग अन्न पानी खाते हैं, उसके द्वारा ही मन मस्तिष्क में वो एस्टेब्लिश होता है। यह बहुत सिंपल और सहज समझने की बात है यदि हम समझ लेना चाहते हैं। स्पॉन्टेनियस हमारी रिएक्शंस होती है हर जगह पे, शांत चित्त से रिएक्शंस हमारी खत्म हो चुकी है। तो इस दृष्टि से थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। तो इतना सब होने के बावजूद भी भारत वर्ल्ड में आज भी शांति प्रिय देश है। यह भारत की भूमि है, वह मन मस्तिष्क को शांत रखने के लिए काफी बड़े पैमाने पे मदद करती है, इतना सब खराब होने के बावजूद। तो ये इसकी एक शक्ति है, और इसलिए इस शक्ति का उपयोग भारत को पुनर्वैभव के तरफ लेके जाने के लिए हम लोग कर सकते क्या? तो निश्चित ही कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से हमको प्रयत्नरत आगे बढ़ने की बहुत आवश्यकता है। तो वर्ल्ड में पूरे देशों में से एक ही देश था कि जिसने रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया अपने देश में, वो था स्विट्जरलैंड। उसने सिर्फ रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया, ऐसा नोटिंग में मुझे मिला है। और ये बहुत सुंदर प्रदेश है, बहुत सुंदर देश है। वे रासायनिक खाद आए कैसे, इसको भी समझ लेना बहुत आवश्यक है। हम लोग जो समझते हैं कि ये ऐसे ही आ गए, नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं आए। तो पहला महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध में लगभग भी, तो इसके ऊपर जो रासायनिक वेपणास्त्र जो बने थे, क्योंकि ये सब बनते हैं सोडियम नाइट्रेट के माध्यम से, तो जो वेपन्स है, वेपन्स में लगा हुआ जो बारूद बनता है, वो बारूद के ऊपर रिसर्च किया गया। और फिर ये बारूद का जो रिसर्च हुआ, यह रिसर्च करते हुए वर्ल्ड के कुछ शास्त्रज्ञों ने इसका इस्तेमाल खेतों में अपने अपने प्रदेशों में किया। उनके प्रदेशों में इसका उपयोग करने के बाद उनको यह महसूस हुआ कि उनको उत्पादन मिलने में मदद हो गई है। अब ये जो रिसर्च और सर्च करने वाले ये जो सब शास्त्रज्ञ थे, ये ठंड प्रदेशों के थे, क्योंकि यूरोप में इसका रिसर्च हुआ, अमेरिका में हुआ, तो ये लोग सब ठंड प्रदेश के थे।
इनके प्रदेशों में जब इसका इस्तेमाल करना शुरू हुआ तो इनको बेनिफिट मिल गया, क्योंकि ठंडा प्रदेशों में वैसे भी धूप न होने के कारण जो डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ नेचर, सॉइल एंड एनवायरनमेंट होनी चाहिए, भूमाता की जो होनी चाहिए, तो वो लगभग उसकी स्पीड कम होती है। लेकिन जैसा ही इसको इनपुट मिला रासायनिक खादों के माध्यम से, तो उसका उनका जो उत्पादन है वो भी बढ़ा, और वो जो उत्पादन बढ़ा उसमें उनको जो इनपुट्स कम थे वो इनपुट्स मिलना चालू हो गए। लेकिन मिस्टेक यही पे होती है कि हर जगह पे एक ही तरह के से यदि हम एप्लीकेशन करेंगे तो वो लागू है या नहीं है, इस संदर्भ में विचार न करते हुए, क्योंकि हर क्षेत्र का पर्यावरण अपना अपना होता है। जैसा लंदन वाले आदमी को हम बोलेंगे कि भाई साहब आप छाछ पीजिए रोज सुबह दोपहर शाम को, तो गड़बड़ हो जाएगी कि वो ठंडा प्रदेश है। और हमारे देश के आदमी ने रोज दारू पिएंगे तो उसकी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पीना भी जो है और खाना भी जो है वो लगभग पर्यावरणीय अनुकूलता के हिसाब से अन्न द्रव्य से सब जुड़ा हुआ है। तो हमको ये समझ लेना पड़ेगा कि हमने रासायनिक खादों का जो उपयोग किया है उससे हमको फायदा हुआ या तोटा हुआ। अब इसका एनालिसिस आया है 2014 में। हमारे सुप्रीम कोर्ट में इस संदर्भ में जो चरवण हुआ काफी सालों से, तो हमारे देश के राज्यकर्ता जो 13-14 में जो थे, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया और वो डॉक्यूमेंट सबमिट किया। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको पूछा, बार बार पूछा कि क्या अपने यहाँ का जो अन्न द्रव्य है वो बड़े पैमाने पे सड़ जाता है, खराब हो जाता है, यह सच है क्या? होता है तो कितना है, इसके बारे में कुछ डाटा है क्या? तो हमें डाटा की आवश्यकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013-14 में यह डाटा सुप्रीम कोर्ट को सबमिट किया और उसमें स्पष्टता बताया है कि लगभग 25% ऑफ आवर एग्जिस्टिंग फूड इज गेट डिस्ट्रॉइड, इट गेट पॉल्यूटेड, इट गेट खराब हो जाता है। इस प्रकार से उन्होंने सबमिशन किया है। तो इसका मतलब यह है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 25% बता रही है तो सचमुच सच बोल रही है कि नहीं बोल रही है, आप सोचना बहुत जरूरी है। तो फिर हमारा जो अन्न तैयार होता है जैविक खेती के माध्यम से जो तैयार होता है, सेंद्रीय खेती के माध्यम से जो होता है, जिसको किसी भी प्रकार का पेस्ट नहीं लगता था, वह अन्न द्रव्य अच्छा था या आज का अन्न द्रव्य अच्छा है? जो सड़ने के लिए तैयार हो रहा है उसको मैन्युफैक्चर करके हमको फायदा मिल रहा है क्या? तो ये भी समझ में आ गया। तो फिर उसके बाद जिन्होंने यह हरित क्रांति के लिए प्रयत्न किए, हरित क्रांति के लिए जिन्होंने मार्गदर्शन किया, अभ्यास किया, वो डॉक्टर स्वामीनाथन ही ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रेसिडेंट बने हैं। यानी कितना विरोधाभास है, इसको भी सोचने की आवश्यकता है कि जिन्होंने हरित क्रांति का जनक बोला गया, हरित क्रांति जिन्होंने करने के लिए सबके सामने प्रेजेंटेशन हुआ और लगभग हमारा उत्पादन बढ़ते गया, और उस उत्पादन बढ़ने से हम लोग आज 140 कोटि जनता को खाना खिला रहे हैं। इस प्रकार से जो विचार हमारे देश में, सब ये फॉलो द सेम लाइन के कारण जो चला, वो कोई गलत नहीं है। लेकिन साथ में हमारे हॉस्पिटल चले, हमारे दवाखाने चले, हमारे इंडस्ट्री, हॉस्पिटलाइज इंडस्ट्री बेस्ड सिस्टम चली, उसका क्या? तो एक बहुत बड़ा रैकेट एंड बिजनेस ऑफ वर्क ये इसके साथ चलते गया। लेकिन हमारा अन्न खाने के बाद क्या होता है? हमारा पेट नहीं बिगड़ता है, हमारी प्रकृति नहीं बिगड़ती, और इसलिए हमारी जो दवा होती थी वो है आयुर्वेदिक दवा होती थी। वो जड़ी बूटी से बनी हुई जो दवा होती थी, उसमें से हमारे को जो मिलता था वह ऑक्सीजन युक्त मटेरियल हमें मिलता था,
क्योंकि हर जड़ी बूटी में या हर पेड़ पौधे में ऑक्सीजन होता है, और उसको जब हम कन्वर्टिंग प्रोसेस में लाते हैं तो उसका फायदा मनुष्य को हिडन कंडीशन में मिलता है, और उसका फायदा हम सब लोगों ने कई सालों से, हजारों सालों से बोल सकते हैं, जब से आयुर्वेद का निर्माण हुआ उस समय से आज तक जो ले रहे हैं उनको मिला है। लेकिन आज उसका उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि आज हमारे लोगों के दिमाग में जो वन में वनौषधि बनती थी, वो यदि हम खेती में बनाने के लिए लग गए तो उसका असर कम हो गया, और खेती में हम लोग रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें भी जो हम बना रहे हैं उसमें भी रासायनिक खादों का अर्क आ गया, तो उसको एक्सपायरी आ गई। नहीं तो हमारे यहाँ पे एक्सपायरी नहीं थी, और हमारे औषधों के ऊपर एक्सपायरी सिस्टम नहीं लिखी जाती थी। या तो हमारे यहाँ पे ऐसा कहा जाता है, जितना ज्यादा पुराना उतना बढ़िया। जैसा घी के बारे में भी बोला जाता है, फिर हम जो अचार बोलते हैं वो भी औषधि है। जितना ज्यादा पुराना हुआ करता था उतना अच्छा होता था, ये हम सब लोगों को मालूम। तो वही हमारा मेडिसिन हुआ करता था हमारे खाने के समय। लेकिन आज के तारीख को यह सभी जब हम लोग इसका अनुभव करते हैं तो यह खराब हो जाता है। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स जो यूज हो रहा है ये पूरे के पूरे केमिकल युक्त है। हमको ये समझ लेना पड़ेगा कि इस केमिकल युक्त प्रोसेस से जो इफेक्ट्स हमारे एनवायरनमेंट पे हुए हैं उसी के कारण हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के सफरिंग में आए हैं। तीसरी बात, जंगल क्या होता है इसको भी समझ लेना पड़ेगा। जंगल जो होते हैं वह प्लांटेड नहीं होना चाहिए, उसको जंगल नहीं कहते। आज के तारीख को कल मैंने जैसा बताया कि 1947 में धीरे धीरे हमारा जंगल का सुकड़ना शुरू रहा, तो हमारे देश में फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ 1960 के 70 के बीच में। और फिर फॉरेस्ट का भी डेवलपमेंट करना पड़ता है, इस प्रकार की एक रचना तैयार हुई। और फिर कौन से प्लांट्स का प्लांटेशन होना चाहिए यह तय किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और हमारे जो खाली जगह पड़ी थी जंगलों की, उसमें फिर उन्होंने कमर्शियल प्लांट्स का ही बड़े पैमाने पे प्लांटेशन करना शुरू किया, जो आज के तारीख को हम अनुभव करते हैं। इसलिए दोपहर के समय, ग्रीष्मकालीन के समय जब हम जंगलों में घूमने जाते थे कुछ 50 साल पहले, तो जंगलों में हम ठंड महसूस करते थे। लेकिन आज के तारीख को यदि आप किसी जंगल में चले जाए तो आप महसूस करेंगे भाई साहब कि कोई जंगल ठंड नहीं है, और पूरा जंगल का टेम्परेचर जो है वह बड़े पैमाने पे बढ़ा हुआ है। यानी अपने शहर का टेम्परेचर से भी जंगलों का टेम्परेचर काफी बड़े पैमाने पे 1 या 2 डिग्री से ज्यादा ही होता है। रात में जो थोड़ा जल्दी कम ठंडा हो जाता है, लेकिन दिन में तो वो टेम्परेचर ज्यादा ही होता है, क्योंकि हमने जिस प्रकार से नैसर्गिकता खोकर जो आर्टिफिशियल प्लांटेशन किया है वो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। और जब हम कोई चीज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो नेचर का सत्यानाश होता है। तो इसी प्रकार से बायोडाइवर्सिटी जो थी हमारी वो खत्म हो गई, जंगल सुकड़ने लग गए, और जंगल सुकड़ते सुकड़ते आज के तारीख को हमारे पास जिसको हम जैविक जंगल कहते हैं उसका जो प्रमाण है वो कल मैंने आपको बताया, वो लगभग 7 to 8% है या 9% तक होगा। क्योंकि जो अभयारण्य करके जो अभी डिक्लेरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है वहां पे कुछ प्रमाण में जंगलों का रिजर्वेशन हुआ है, और बाकी जो जंगल है वो अभयारण्य जो नहीं है वहां पे प्लांटेड जंगल आपको अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अभयारण्य का फिर वहां पे जो प्राणी होते हैं, वहां पे जो जीवन वहां पे जो जितने भी होते हैं उसको तकलीफ देने के लिए हम लोग
वहां घूमने जाते हैं, लेकिन वो हमारे घर में आता है क्यों, वो हमारे प्रदेशों में क्यों एंट्री करता है, इसके बारे में हम लोग बहुत कम सोचते हैं। तो मेरा कई लोगों से या मेरे फेसबुक पे भी मैंने कई बार ये लिखा है कि भाई साहब, आने वाले 5 साल हम सभी लोग एक तय करेंगे कि हम लोग जंगल सफारी पे नहीं जाए, जंगल घूमने नहीं जाएंगे, क्योंकि जहां जहां मनुष्य गया है वहां अच्छा नहीं हुआ है। अच्छा होता तो शायद उसका अनुभव लेते, लेकिन वो अच्छा नहीं हुआ है, उसका अनुभव हम आज ले रहे हैं, क्योंकि हिंस्र पशु हमारे घर में आज पहुंच गया है। उसका काम जो है वो करता है, हम उसके अंदर घुस गए, उसके इलाके में हम घुस गए, तो हमारे इलाके में वो क्यों आ रहा है इसका भी विचार करने की आवश्यकता है। तो जंगल अपने आप तैयार होते हैं, जो जंगल अपने आप तैयार होता है उसी में फिर वनौषधि होती है, और उस वनौषधि में जो गुण तत्व होते हैं, वो गुण तत्व का परिणाम वो लेने के बाद मनुष्य के ऊपर 108% होता है। यह अनुभव सिद्ध है। इसलिए संजीवनी बूटी जो है वह श्रीलंका से लेकर तो बीच के काफी प्रदेश छोड़ने के बाद सिर्फ हिमालय में ही मिली। या फिर संतरा जो है वो विदर्भ में सबसे बेस्ट क्वालिटी का बनता है, या फिर सफरजन जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही सबसे बेस्ट क्वालिटी का बनता है। केसर जो है वो वहीं पे बनता है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉली हाउसेस बना रहे हैं, और पॉली हाउसेस में जो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करने की प्रोसेस कर रहे हैं। तो हम लोग तो ऐसे बन गए हैं कि जैसा अपने घरों में हम लोग एसी लगा के बैठते हैं और सोचते हैं, पीछे में एक बड़ा पोस्टर लगा देते हैं अपने पीछे में कि कश्मीर का, और बैठे बैठे हम सोचने लगते हैं कि हम लोग कश्मीर में हैं। अरे जो चाहे वो मनुष्य कर सकता है, लेकिन मेरे परिसर में जो परसों तक मेरे मित्र थे, जो मेरे सहचारी थे, जो पशु पक्षी मेरे साथ रहते थे, जिनका गुणगान मेरे को सुबह सुबह मिलता था, वो पक्षी आज मेरे साथ नहीं है। क्या कारण है? तो ये जो सब एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का पूरा दौर चल रहा है, इसमें वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और हम लोग उसको सरेंडर हो गए। और ये सरेंडर का जो खेल है वो आज भी चल रहा है। तो हमें गरज के हिसाब से नीड बेस हमको अपने जीवन में मार्गक्रमण करना पड़ेगा। ये तो पहली बात है। जैविक जल हमारी आवश्यकता है। अब देखो, जिस देश में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से पानी अपने घरों में पहुंचता है, और वो पहुंचने के बावजूद हमारे घरों में, अपने अपने घरों में कई लोगों ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट छोटे बड़े लगा लिए, लेकिन हमारे में से किसी ने भी ये प्रयत्न नहीं किया कि जो कॉरपोरेशन पानी हमको दे रहा है वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के हिसाब से दे रहा है, और वो जो स्टैंडर्ड वाटर है वो यदि देने के बावजूद यदि मैं अपने घरों में आरओ प्लांट्स का इस्तेमाल करता हूँ, एक्वागार्ड लगाता हूँ या प्यूरेटर्स लगाता हूँ, तो इसका मतलब मैं कितना वैयक्तिक जीवन जीने में आनंद पाता हूँ, और वो वैयक्तिक जीवन ही मेरा जीवन है ऐसा समझ के जो 50% पानी वेस्ट हो रहा है उसके बारे में भी सोचता नहीं हूं। तो लेकिन मेरे किसी भाई ने आज तक सुप्रीम कोर्ट में जाके ये नहीं बोला, या फिर कॉर्पोरेशन को ये नहीं बोला, यू आर सप्लाइंग द वेरी बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एट माय ओन हाउस, दैट इज आरओ प्लांट्स या एक्वागार्ड या प्यूरेटर्स। ये कोई नहीं बोल रहा है। हाँ, मेरे पास पैसे है, लगा लो। मेरे खेती में भी मैंने फिल्टर प्लांट्स लगा लिए। तो ये जो सब सिलसिला चला, ये बिजनेस सिलसिला चला है साहब, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र की सहभागिता आप और हम सब लोग है। इसमें से बाहर निकलना है। ये जो बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है वो जैविक खेती करके होगी,
जैविक जल के माध्यम से होगी। कल हम जैविक जल कैसा बनता है, जैविक जल के लिए कौन सा तंत्रज्ञान आज भारत में बना हुआ है, उसके माध्यम से हम जैविक खेती कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बचा हुआ जो कल का मेरा कल जो है वो हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपको इसकी पार्श्वभूमि तक लेके आया हूं। जंगल जो है वो बहुत बड़ा रोल करता है। हमारे देश में दो तरह की नदियां बहती है। एक है हिमालय के पर्वत के माध्यम से जहां पे बर्फीले होते हैं, और दूसरा जो है वो जहां पे बर्फीले नहीं होते वहां से भी नदियां बहती है। हमको समझ लेना पड़ेगा कि समुन्द्र के पास वाले जितने भी पहाड़ है वहां पे बर्फ नहीं है, और समुन्द्र से दूर वाले जो पहाड़ है उसमें बर्फीला प्रदेश बना हुआ है। तो फिर जो समुन्द्र के पास वाले जो पहाड़ है वहां से जो नदियों का उगम हुआ है, वहां से बहने वाली हमारी सभी नदियां ये 12 महीने बहती है। और बर्फीली प्रदेशों से बहने वाली सभी नदियां वो पहले 12 महीने बहती थी, लेकिन आज के तारीख को दोनों जगह पे अपने अपने हिसाब से नदियां बहती है। ये जो स्थिति आई है इसके बारे में भी कल हम चर्चा करेंगे और आगे जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास व्यक्त करते हुए मेरा वक्तव्य को विराम देता हूं। 7:32 हो चुके हैं। आप सभी को साधुवाद। आप सभी लोगों ने बहुत आनंद से मैं जो विषय रख रहा हूं वो सहजता से समझ लेने की कोशिश हम लोग करेंगे और इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी करेंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय अरविंद जी। आपने बहुत जीवन के जो आज महत्वपूर्ण उद्बोधन आपने दिया है, प्रकृति को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, किस व्यवहार में जा रहे हैं, यथार्थ जो है आपने जो सदन को अपना मार्गदर्शन दिया है, सदन ने बड़े गौर से सुना है। और बहुत विद्वान और वैज्ञानिक और हमारे किसान भाई इस भारत माता के लाल इस देने के उगार कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सदन में अगर हमारे किसी भाई बहन का कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो। अरविंद जी नमस्कार। अरविंद जी नमस्कार। कोण बोलताय, कळायला मार्ग पाहिजे ना। जी बने सिंह आर्य, मध्य प्रदेश जिला आगरमालवा से। धन्यवाद धन्यवाद, बोलिए। जी जी, आपने जो आज उद्बोधन दिया बिल्कुल एक एक शब्द आपका अमूल्य है। आपने धन्यवाद। कामधेनु वहां से जो शुरुआत किया ना, अभी तक बहुत मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, सभी एक एक शब्द को, बहुत अमूल्य शब्द आपने जो रिसर्च किया है। मेरा दो प्रश्न थे केवल कि रासायनिक खेती आई जब से उत्पादन देश का बढ़ा है या घटा है? नहीं, ऐसा है, भारत का उत्पादन बढ़ा है घटा है यह भारत ने तय किया है जी, लेकिन हमारा तय करने वाला दूसरा जब होता है तब हम लोग तय नहीं कर पाते। हम तो उत्पादित ही करते जाते हैं, जब नहीं मिलता है तो आत्महत्या कर देते। जी, आपका कहना ठीक है। मेरा निवेदन है कि 30 वर्ष से ज्यादा धरले से रासायनिक उपयोग हुआ है तो उत्पादन तो नहीं बढ़ा, हालांकि उत्पादन घटा है। खेती का रकबा जरूर बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक युग जो चला है, संसाधन जुटे अपने खेती में, तो रकबा बढ़ा खेती करने का, उत्पादन तो नहीं बढ़ा। यदि उत्पादन बढ़ता तो आज बहुत कुछ बदलाव होता है इसके अंदर। ऐसा है, रासायनिक खेती ने हमारी मानव प्रकृति को विध्वंस करके छोड़ दिया है। जिस भूमि में देवता जन्म लेने के लिए तरसते थे, वहां आज अनलिमिटेड बीमारियां, अनलिमिटेड बेरोजगारी, अनलिमिटेड भ्रष्टाचार, बेईमानी, लाचारी देश के अंदर, इस भारत देश के अंदर पैदा होने वाला मानव कोर्ट में जाता था तो मजिस्ट्रेट उसकी आवाज पर फैसला कर देता था कि यहाँ का इंसान झूठ कभी नहीं बोलता। और आज क्या है, आज तो प्रकृति खराब हुई, हमारा शरीर खराब हुआ, हमारी जीवानें खराब हुई, हमारी संस्कृति खराब हुई, सब कुछ बर्बाद हो चुका है हमारा। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन से देश के अंदर बूचड़ खाने खोले गए, उसी दिन से भारत की गुलामी का सिलसिला शुरू हो गया। आत्मनिर्भरता खत्म हो चुकी। भाई साहब, ऐसा है, जो है वो अनुभव कर रहे हैं। हमें इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? बदलने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, और कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं है।
जी तो जी जो जी अच्छा है वो शाश्वत होता है। जी सत्य सत्य हर समय कटु होता है, लेकिन सत्य ही होता है ना। समय जी लगेगा। हम लोगों ने जिस प्रकार से अडॉप्शन किया है हर चीज का, उसको बदलाव करने के लिए हम अपने से शुरुआत करें। जी जी तो चैरिटी बिगिंस एट होम, ऐसा बोला गया है। कोई भी अच्छी चीज शुरुआत करने की है तो हमको अपने को करना पड़ता जी है। जी उसकी शुरुआत हम अपने से करें। और कल हम जो आपसे एक विषय लेके फिर से बात करने वाले हैं, हो सकता है परसों भी मैं आपको समय मांग सकता हूं। जी तो कल यदि पूरा हो गया तो बात अच्छी है, नहीं हुआ तो परसों भी बात कर लेंगे। तो मेरा आपसे जी ये निवेदन है कि कल मैं एक टेक्नोलॉजी का जिक्र करते हुए पूरा विषय रखूंगा कि जिस माध्यम से हम लोग और गति से अपने अपने पूरे प्रदेशों में अपना पानी और अपनी खेती, अपनी नदियां, अपने नाले, इनको बहुत अच्छा बना सकते हैं। जी 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 धन्यवाद धन्यवाद अरुण जी। आदरणीय बने सिंह जी, आपने अपने बात रखी। सदन में उपस्थित हमारे महानुभाव जो भी अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। मंच खुला है, सेशन ओपन है। कोई भी हमारे वैज्ञानिक भाई आदरणीय कोई अपनी बात रखना चाहता है तो सादर आमंत्रित हैं। प्रणाम 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 भाई साहब। जी जी प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। आदरणीय मैं शैलेंद्र पटेल बात कर रहा हूँ सर। हाँ, बोलिए बोलिए शैलेंद्र जी। हाँ, अभी अभी कड़बे जी ने तो इतना अप्रतिम बोला है, मैं तो उनको मानता ही हूँ। वो तो नसीब ही है, इतने बड़े हस्ती हमारे साथ है, उनका अनुभव हमें शेयर करते और हमें एक मार्गदर्शन करते हैं। अभी एक भाई साहब जो बोल रहे थे, एक उत्पादन बढ़ा या नहीं हुआ, या थोड़ा नकारात्मक लगा मुझे। नकारात्मक लगने से मैं एक थोड़ा बोलना चाहता हूँ। पहले अपनी सोच बिगड़ गई है। अपनी सोच बिगड़ गई, इसलिए ये बिगड़ गई है कि पंचतत्व तो जीवित है, जमीन जीवित है, मेरा पेड़ जीवित है, मेरा पानी जीवित है, वायु जीवित है, हर एक चीज हमें जिलाती है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। उसी की वजह से हमारा अणु अणु रेणु रेणु जीता है। वो प्रदूषण होगा, इसलिए हमारे विचारों में प्रदूषण आया, हमारे आचरणों में प्रदूषण आया। ये हमें करना है तो बाहर का प्रदूषण भी जैसे हम प्रदूषण मुक्त करना चाहते हैं तो ही अंदर का होगा। इसलिए पहले बाहर पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने अंदर का प्रदूषण को लेने के सुधारने के लिए। इसमें एक ही चीज है, हमने उसकी वजह से हम जिंदा है, उसको माँ बाप मानना भूल गए, इसलिए ये परेशानी है। हम उसके ही संतान है, उसके ही अणु अणु रेणु है। जब हम अपने जहन में उतार ले तो अब उसको माँ बाप मान के जब काम करेंगे, फिर पेड़ लगाने के लिए काम करेंगे, पेड़ को संवर्धन करने के लिए काम करेंगे, जल का संवर्धन करने के लिए, जमीन का संवर्धन। हम बोलते हैं कि जैसे जैविक जैविक खेती बोल रहे हैं भाई साहब, मेरे धरती माँ को जो फर्टिलाइजर नहीं देता, जो विष नहीं देता, उसके बच्चे को भी विष नहीं देता, पेस्टिसाइड नहीं देता, इसलिए तो मेरे बच्चे को विष मुक्त अन्न मिलता है। ये सोच जब तक आएगी, जब आएगी तब जैविक खेती करेगा लोग। मेरी माँ को नहीं दूंगा, उसके बच्चे को नहीं दूंगा, तो मेरे बच्चे को भी वो प्योरेस्ट मिलेगा। मैं प्रदूषित नहीं करूंगा जल को, तो इस जीव सृष्टि को जल प्रदूषण मुक्त मिलेगा। ये सोच से हमें शुरुआत करनी होगी। वो भाई साहब जो बोले परफेक्ट बोले, अपने से शुरुआत करो। हम अपने से शुरुआत करें। जैसे कि हम अभी जो बोलते हैं कि हमारी जीवित नदी एक है, जीवित नदी में बोलता है 80% नदी हमारे घर से प्रदूषित होती है। जैसे कि मैं हेयर डाई लगाता हूँ, मैं धोता हूँ तो नदी में ही जाता है। मैं साबुन लगाता हूँ, साबुन का जब पेस्ट लगाता हूँ वो भी नदी में जाता है। तो वी ब्रश करने के बाद पेस्टिसाइड करते हैं तो हमारा फ्लोराइड जाता है। इसलिए हम सभी ने जितना भी हमारे साथ ऐसे बहुत से सोच वाले हैं, अब हेयर डाई नहीं लगाते, हम पेस्ट नहीं लगाते, हम पेस्ट नहीं यूज करते, हम सब जैविक यूज करते हैं, दाढ़ी का पेस्ट नहीं लगाते। हर एक चीज हमें अपने से शुरुआत अगर करें कि बाबा इससे प्रदूषण पे मेरे माँ बाप को क्या असर होने वाला है, ये सोच लेके अगर हमारा बर्ताव और अपना संस्कार में कार्य करेंगे तो ही इस धरती पे स्वर्ग आएगा, और धरती में सभी में संस्कार उतर जाएंगे। अपने से शुरुआत करना होगा इसके लिए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मित्र शैलेंद्र जी।
एकदम सही दिशा में आप लोगों को लेके गए। धन्यवाद आदरणीय दादा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि हम जमीन धरती माता को अगर हम जहर नहीं देंगे तो हमारे बच्चों को जहर नहीं मिलेगा। अगर हम धरती माता को जहर देंगे तो का जहर हमारे बच्चों को ही हमारा प्राप्त होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात हम शब्दों में। और सदन में और भी हमारे कोई भाई, किसान भाई, वैज्ञानिक भाई अगर कुछ बात रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। हम आमंत्रित करेंगे आदरणीय श्री पवन कुमार जी को, जो पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से इस सदन में प्रतिदिन जुड़ते हैं और मार्गदर्शन देते हैं। मैं चाहूंगा कि आपका हम सबको उद्बोधन सुनने को प्राप्त हो। आदरणीय पवन जी। जी, सभी को नमस्कार, ओम। आज के हमारे मुख्य अतिथि अरविंद जी का उद्घोषण हमने सुना, आत्मसात किया और प्रकृति के जो विभिन्न घटक हैं उसके बारे में उन्होंने हमें बताया। हम लोग इस फोरम पर पहले भी कई बार चर्चा हुई है कि ये प्रकृति के जो घटक हैं, ये जो ताना बाना है, इसको अगर हम छेड़खानी करेंगे, एक को कमजोर करेंगे तो बाकी भी कमजोर होगा। तो इस इंटीग्रेशन को समझने की भी जरूरत है और उसके प्रति संवेदनशील होते हुए उस पर कार्य करने की भी जरूरत है। कार्य तो सरकार कई तरह से बड़े काम करके करने का प्रयास करती है कि वो किसी एक घटक पर काम करते हुए आइसोलेशन में अकेले केवल उसको ठीक करने का प्रयास करे। इसके पहले वो स्टडी कराते हैं और बड़ी रिपोर्ट्स भी बनती हैं, लेकिन जब उसका मूल्यांकन होता है तो कई बार ये देखने को आया है कि उसका आशातीत जो परिणाम है, हो सकता है उस घटक पर पड़े हों, लेकिन बाकी जो घटक पर काम ही नहीं किया गया हो तो उसका परिणाम नहीं मिल पाता है। अब ये बड़े जो कार्य सरकार करना चाहती है, इसको करने के भी एक उसकी मंशा होती है, कई बार मजबूरी भी होती है, लेकिन उससे व्यक्तिगत रूप पर अगर कोई अपना करना चाहे तो उसका प्रभाव जो है बहुत सीमित हो जाता है। तो इसलिए इस दोनों चक्रों के बीच में हम कई बार फंस जाते हैं कि व्यक्ति विशेष कोई बहुत उत्साह के साथ इस तरह को समझते हुए, इस ताने बाने को समझते हुए अगर काम करना भी चाहे, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, बहुत लोग उससे प्रभावित नहीं हो पाते हैं। और दूसरी तरफ जब सरकार या कोई संस्था बड़ा कुछ करना चाहती है तो वो केवल कई सारे घटकों पर काम नहीं करते हुए केवल एक घटक या दो घटक पर काम करती है, तो उसका भी आशातीत परिणाम नहीं मिलता। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इन सब चीजों के बीच में, और कुछ जगह पर अच्छा काम भी होता है लेकिन इसके लिए समय चाहिए। कोई भी इस तरह से सारे ताने बाने को एक साथ सब ठीक ठाक कर दे और उसमें सब संतुष्ट हों, ऐसा कई बार संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें कई बार पर्यावरण चेंज हो जाता है, एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए अगर किसी ने अच्छा काम भी किया लेकिन कहीं ना कहीं कोई दूसरी चीज जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, वो आकर के भी सारे काम में मतलब जो स्थितियां हैं वो बदलते रहती हैं। तो कोई भी काम बदलती स्थिति में लगातार करते रहना, लंबे समय तक करते रहना और उसके साथ स्थायी रूप से उसका फायदा मिलते रहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अनुभव बहुत सारे हैं लोगों के, व्यक्तिगत रूप से भी अनुभव रहे हैं और बड़े काम करने के भी अनुभव रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस वजह से इस समय के अनुसार स्वयं को परिवर्तित नहीं कर पाना और स्वयं को और बड़े स्तर पर नहीं ले जाने की वजह से इसका कई बार लाभ नहीं मिलता है। हालांकि कुछ लोग बहुत अच्छा काम भी करते हैं, जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले एक व्यक्ति के बारे में सुना जिन्होंने कि बेंगलोर में 14 जो झीलें हैं उनका पुनर्द्वार किया और पुनर्द्वार करके कम से कम वो झील तो अच्छी हो गई। और झील अच्छी हो गई, वो 14 झील जिसमें कई करोड़ लीटर पानी आता था, वो कम से कम स्वच्छ हो गया, कम से कम उसमें पानी की क्वालिटी इंप्रूव हो गई। ऐसे भी अनुभव देखने को मिलते हैं और ऐसे
बहुत सारे अनुभव हैं जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार और उसके अंदर जितनी ऊर्जा होती है उसके अनुसार कुछ परिवर्तन और बेहतरी के लिए परिवर्तन करने का हमेशा प्रयास रहता है। लेकिन इसको एक जन आंदोलन के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए और जिसमें बहुत सारे लोग स्वेच्छा से अपनी भागीदारी दें। ये स्वेच्छा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर स्वेच्छा नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। कुछ भी कोई काम कर ले, स्वेच्छा से हुआ ही नहीं, मेरी उसमें भूमिका नहीं है, मुझे उस चीज से लगाव नहीं है, तो कई बार बहुत अच्छी योजनाएं भी फेल हो जाती हैं, क्योंकि न स्वेच्छा थी न भागीदारी थी। तो ऐसा करते हुए हमें कुछ तरीके सोचने पड़ेंगे और उन तरीकों पर काम करने की जरूरत है सामूहिक रूप से। और ऐसे व्यक्ति जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके अनुभव को लेते हुए और उनकी जो भी कार्य करने की तरीका रहा है उससे भी सीख करके शायद हम भी कुछ प्रेरित हो सकें, ऐसा मेरा मानना है। आज के लिए बस मुझे इतना ही कहना है। आप जितने भी महानुभाव आए हैं जिन्होंने इस चीज के प्रति संवेदनशील हों और उसके बारे में सोचें, उसके बारे में चर्चा करें, यही मानना है, क्योंकि परिवर्तन ये धीरे धीरे होगा और मानसिक परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात ही बाकी परिवर्तन की बात कर सकते हैं। मेरी तरफ से आज इतना ही। सभी को नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय गोविंद सर जी। मानसिक परिवर्तन पहले जरूरी है। अगर हमारा मानसिक परिवर्तन नहीं होगा तो हम कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हमारे मन से, हमारी आत्मा से जो चीज आती है वही हम कर पाते हैं, व्यवहार में ला पाते हैं। बहुत बहुत शादिवाद आपका, आपने अपना मार्गदर्शन दिया और हम सबको दिशा हमेशा देते हैं। इसी प्रकार से आपका हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए, वो भी अपने विचार प्रस्तुत करने का कष्ट करें। धन्यवाद मुनीलाल जी। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही। हीरालाल जी ने योग की कक्षा अच्छी ली और साथ ही हमारे आज की जो मुख्य अतिथि थे उन्होंने कल का जो वक्तव्य था उसके आगे का पार्ट लिया, जिसमें उन्होंने जल, जंगल और उसके प्रदूषित होने से कैसे बचना चाहिए, क्या बचना चाहिए और क्या स्थिति है, वस्तु स्थिति, उसके बारे में उजागर किया। और पवन सर जी ने तो निश्चित रूप से बोला कि वही 2-3 जो बिंदु बोले हैं वो बिंदु बहुत महत्व के है। हम भी उसी तरह से जो बात कई बार रखे हैं इस मंच से कि जो परिवर्तन होते हैं वो व्यक्तिगत स्तर पे होते, सामाजिक स्तर पे होते और शासन स्तर पे होते हैं। ये तीनों लेवल पे अगर परिवर्तन होते हैं तो निश्चित रूप से फिर समाज बोलो, शासन या देश बोलो, वो बदलने की प्रक्रिया होती है। केवल व्यक्तिगत स्तर पे बदलाव होके जो हम बड़ा चित्र दिखना चाहते हैं वो नहीं होता। सिर्फ शासन स्तर पे होके अगर हम बदलाव देखेंगे और व्यक्ति नहीं बदलता तो वो भी फेल्योर मॉडल है। दोनों मॉडल जो देश विदेशों में कई मसले में देखे गए हैं कि सिर्फ व्यक्ति बदलो तो देश बदलेगा, ऐसी स्थिति नहीं बनती आज के परिप्रेक्ष्य में। अब पुराने जमाने में बदलता था, आज के परिप्रेक्ष्य में वो नहीं होता। और सिर्फ शासन बदलो तो व्यक्ति बदलता है, यह मॉडल भी मतलब अधूरा ही माना जाता है। तो दोनों चीजें होनी चाहिए। व्यक्तिगत बदलाव की स्थिति, उसके लिए मानसिक बदलाव के लिए जो हमें संसाधन जुटाने हैं, परिवर्तन के मायने लेने हैं, वो भी करने पड़ेंगे। सामाजिक स्तर पे आजकल जो सोशल मीडिया बोलते या सामाजिक आंदोलन बोलते, इस तरह से कई मूवमेंट्स, फिर उसमें शिक्षा भी आती है। जो अलग अलग प्रकार के हमारे फेस्टिवल्स आते हैं, जो मंदिर, मस्जिद आदि सभी आते हैं कि जिसके जरिए धर्म गुरुओं को लोग मानते हैं, जो प्रचारक है उनको भी मानते हैं, शिक्षा बिंदु को मानते हैं, त्योहारों की जगह पे मानते हैं। तो ऐसे सभी जागरण के हमको मंच जो साझा करने पड़ेंगे, जिसके माध्यम से ये जो अच्छी बातें हैं कि जिनको बदलाव लाना चाहते हैं, ऐसा एक हमको मूवमेंट चलानी पड़ेगी। और तीसरा स्तर जो है, इसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ चीजें शासन स्तर पे बदलाव लाने की जरूरत है, लेकिन यह भी मैं बड़े नम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ
कि कई सारे ऐसे संगठन होते हैं, कई सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो बोलते भाई हम शासन को कुछ नहीं बोलेंगे, हम शासन स्तर पे बात नहीं करेंगे, वो भाई अलग बात हो जाती है। मैं इसके विपरीत बात रखता हूं कि व्यवस्थाएं कुछ ऐसी है आज पूरे संसार में कि कुछ बदलाव जो होते हैं वो शासन स्तर पे ही होते हैं। जैसा आज के मुख्य अतिथि ने बोला कि भाई कारपोरेशन का पानी फिल्टर करने की तो व्यवस्था रखी है, लेकिन उसके बावजूद घर में आरओ लगाने की जरूरत होती है। तो ऐसे स्थिति में शासन स्तर पे फिर वो कारपोरेशन के लेवल पे हो या अगर स्टेट वाटर डिपार्टमेंट हो या सेंट्रल वाटर डिपार्टमेंट हो, उनको लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, वहां के जो हमारे मतलब आमदार है, खासदार है, उनके माध्यम से विधानसभाओं में ये बात करने पड़ेंगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो, वहां पे कानून करवाने पड़ेंगे, शासन पर भी इसे बदलाव लाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वरना हमको जो एक बड़ा जो बदलाव चाहिए देश के लिए वो नहीं होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ फिर से कि व्यक्तिगत स्तर, सामाजिक स्तर और शासन स्तर, तीनों स्तर पे जब तक हम बदलाव की अपेक्षाएं नहीं रखेंगे और उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे तो जो चित्र हम सभी चाहते हैं वह चित्र नहीं बनेगा। तो इन तीनों दिशाओं में हमारे प्रयास चले। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। आपने बदलाव आपने जोड़ा कि हम व्यक्तिगत बदलाव की बात आई और आपने जोड़ा कि व्यक्तिगत और सामाजिक और शासन तीनों का बदलाव जब होगा तभी हमारी स्थिति और देश में हम कुछ कर पाएंगे। यह बात 100% सत्य है कि अगर व्यक्ति बदल भी रहा है तो अगर सामाजिक बदलाव नहीं आएगा, अगर शासन की नीतियों में बदलाव नहीं होगा तो हमारा जो भी योजना है उसको क्रियान्वयन करना असंभव है। यह आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण। और मैं आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी को सादर आमंत्रित करता हूँ देहरादून से उत्तराखंड, वो आए और वो अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो। ओम नमस्कार। आज मुख्य अतिथि जी ने बहुत सुंदर बातें बताई और उन्होंने जीवन की सच्चाई बताई कि हम लोग वास्तव में क्या करते हैं। मेरा तो ये मानना है कि हम अगर अपने हिस्से का पानी साफ रखें, तो हर कोई व्यक्ति अगर अपने हिस्से का पानी साफ रखे तो ये समस्या ही नहीं आएगी। क्योंकि जैसे हम अगर घर से जो पानी निकलता है जिसको ग्रे वाटर कहते हैं, तो अगर उसको हम ट्रीट कर लें या उसका हम सही तरह से उसको अगर हम ट्रीट करें तो वो ये समस्या ही नहीं आएगी। लेकिन आज समस्या ये है कि हम पहले जब बचपन में जब हम छोटे थे तो हमको ये सिखाया जाता था कि नदी में के किनारे कभी शौच नहीं जाना है और ना ही नदी में जूते पहन के जाना है, जो जूते पहन के नदी के किनारे नहीं जाना है। तो ये हमारे संस्कृति का हिस्सा था। हमको ये सिखाया जाता था कि आपको पानी को किस तरह से साफ रखना है, पानी क्या आप और जो पानी के हमारे यहाँ एक चलन है पहले से ही, जो नई बहू आती है तो नई बहू सबसे पहला काम उसका होता है कि वो जो पानी का जो स्रोत होता है उसकी पूजा करते हैं। तो वो अब धीरे धीरे हम उससे विमुख होते जा रहे हैं। हम अपने मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम जो है अपने जो संस्कृति है उससे विमुख होते जा रहे हैं और उसी का कारण है कि उसका हम खामियाजा भुगत रहे हैं। तो ये हमको इसके लिए भी जन जागरण की आवश्यकता मुझे लगता है पड़ेगी। और हम इसके लिए भी धीरे धीरे अगर हम अपने जीवन में कुछ लोगों को ही अगर बदल पाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि जी, आपका इतना सुंदर उद्बोधन के लिए। नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी। आपने और चार लगा दिए। हमारे आदरणीय श्री पवन कुमार जी ने अपना सुझाव दिया
फिर उसमें आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने और जोड़ा कि व्यक्तिगत, समाज और शासन में बदलाव आना चाहिए। आपने और उसमें 4 चांद लगाए कि हमारा हवा है, आपने कहा है कि पानी का जो हमारा जल स्रोत है, जल स्रोत का अगर हमने हम जो उपयोग कर रहे हैं, अगर उसको हमने साफ नहीं रखा, जो हम उपयोग कर रहे हैं, हर व्यक्ति जो है दिन में कितना पानी उपयोग करता है अपने जीवन में, वो उसको कितने पानी की जरूरत है, अगर वो पानी साफ करने का काम अगर करना लगे कि हमारा जितना हम प्रयोग कर रहे हैं उतना ही हम साफ करें, तो ये बहुत बड़ा। और मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं कि व्यक्ति को हवा, पानी और हवा, पानी और भोजन तीनों की जरूरत होती है, और जो व्यक्ति तीनों का उपयोग करता है उसको कम से कम साफ करे। हवा को साफ करने के लिए तो पेड़ लगाना पड़ते हैं, पेड़ लगाए, उसको जरूरत है ऑक्सीजन लेने की, और उसको जितना पानी की जरूरत है पीने की, नहाने की, शौच क्रिया करने की, जो भी उपयोग करता है उस पानी को स्वच्छ रखने का वो जिम्मा ले। और जो है भोजन, जैसा हम भोजन करते हैं, हम सब्जी ग्रहण करते हैं, अनाज ग्रहण करते हैं, वो सात्विक और प्राकृतिक और जैविक अनाज उगाए। यही उद्देश्य हमारे दैनिक व्यवहार कार्यक्रम का है। बहुत सुंदर सुझाव, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आ रही हैं जो महान ऋषि, तपस्वी और विद्वान जो करते हैं यहाँ। जैसे कि पहले योग और जो हमारे कंदराओं में हमारे ऋषि मुनि करते थे, परम पूज्य स्वामी जी ने समाज में इस जन जन तक, घर घर तक पहुंचा दिया है। आज दैनिक व्यवहार कार्यक्रम के माध्यम से ये विचार इस समाज में फैल रहे हैं। मैं सदन को प्रणाम करता हूं और सुझाव आमंत्रित करता हूं कि हमारे बीच में आदरणीय रवि आदित्य जी बिहार से उपस्थित हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि आए और अपना सुझाव देने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल जी। मैं तो मुख्य अतिथि महोदय की समय ही जुड़ा जब उनका संवाद चल रहा था, और ये जो कि कल की ये प्रभात थी जो आज स्वतः इस चीज को सब लोगों को कि उनकी इस वक्तव्य को सुनने के लिए मैं समय से, क्योंकि मैं योग वाले समय में तो नहीं आया, लेकिन उनके लिए मैं एकदम समय से मैं जुड़ पाया था, क्योंकि ये एक ऐसी टॉपिक है, एक ऐसा विषय है कि हम सभी लोगों को इसमें त्वरित और प्राथमिकताओं के साथ में जुड़ना चाहिए। कारण क्या है कि जैसे अभी डॉक्टर भट्ट सर ने कहा कि आप अपने हिस्से से क्या आपका कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो एक सबसे पहला चीज क्या है, जो वेस्टेज ऑफ वाटर है वो आरओ के माध्यम से, और उसकी जगह पे अगर हम मिट्टी के पात्र का प्रयोग करते हैं, और इस चीज के लिए जिस प्रकार अभी सुबह के कार्यक्रम में हम लोग परिचर्चा करते हैं, अगर हम लोग अपने सर्किल में भी इस बेनिफिट्स को बताए जाकर के कि क्यों आरओ हमारे लिए उपयोगी नहीं है और क्यों मिट्टी का पात्र हमारे लिए उपयोगी है। क्योंकि अरविंद सर का ये कहना बिल्कुल सही है कि इतनी ग्लोबलाइज्ड इस सेक्टर में जो एक सिस्टमैटिक तरीके से, जिस तरीके से मार्केट में हम लोग खुद जो एक उपभोक्ता बन बैठे कि अगर आपके स्वास्थ्य के लिए आरओ उपयोगी है, या एक हम लोग एक षड्यंत्र के शिकार हो गए कि हम लोग एक डॉक्टर की चेन में बंध गए कि आप उस पानी को पिए, आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए, आपके अंदर विटामिन D3 की कमी हो जाए। तो ये एक ऐसा सिस्टम है कि हमें और आपके जो पैसे की जो खर्च है वो बढ़ती चली जा रही है। तो एक जिस प्रकार हम लोग अभी आपस में बात कर रहे हैं, तो सबसे शुरुआत जो है वो जल से हम लोग कर सकते हैं, और वो है आरओ को अपने परिवार के, अपने हिस्से से उसको दूर करना। वो सबसे पहले जो वाटर को वेस्ट करना और हमारे शरीर से मिनरल्स को हो, कैल्शियम को हो, इसको वो जो दूर करता है, इसको रोकना अपने लिए, क्योंकि मिट्टी के पात्र का प्रयोग बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ जैसे एक अच्छी आदतों में होता है कि आप डस्टबिन का प्रयोग करें, उसी तरह अगर हम लोग यात्राओं में रहते हैं, कहीं भी अगर हम लोग कोई भी फल खाते हैं, तो क्या उसका हम लोग क्या उपयोग करते हैं, सीधा उठा के फेंकना या कहीं उसको मिट्टी में गाड़ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब हम लोग अगर शॉर्टकट्स लेते हैं कि किसी बच्चे के बर्थडे में हम लोग कुछ अलग चीज दे रहे हैं, तो क्या फर्क आता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एक ऐसा मैसेज अगर हम बच्चे के साथ में शुरुआत से उसको देने की कोशिश करें, ये आपके लिए क्यों उपयोगी है। और ये जो पुरानी पद्धति से जिन जिन शहरों का विकास होता चला गया, वहाँ पे पेड़ पौधे एकदम से ही चले गए, एकदम ही नहीं है, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, सब कुछ है, पर वहाँ पेड़ पौधा और या उस तरह की कल्चर जो है, तो आप जैसे अभी सर बिल्कुल सही कह रहे थे कि आप एसी चला के और वो बर्फीली जगह का आप आनंद नहीं ले सकते हैं। जो प्रकृति का आनंद आप उत्तराखंड में ले सकते हैं, जो आप हिमाचल में मसूरी में ले सकते हैं, या जो आप कश्मीर की तरफ जा सकते हैं, वो नेचुरल है आपके साथ। उसी तरह से जो एक
प्रकृति का, जो पर्यावरण का, जो हमारी तरफ से एज ए संरक्षण, एज ए केयर टेकर की भूमिका हम लोगों की है, तो उसी को हम लोग स्थानांतरित कर सकते हैं नए जनरेशन की ओर। उनको ये बता सकते हैं कि ये प्लांट है, ये आपके लिए उपयोगी है। और जैसे पवन सर जो बात कहे कि वो बिल्कुल वो सही था कि अगर एक आदमी की दृढ़ इच्छा शक्ति से अगर इतने सारे तालाबों की सफाई होती है, और उसी के साथ साथ जैसे आप देखें कि एक बार बहुत पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें एक प्लांट थी, हर्बल प्लांट, जिसमें कि कैंसर विरोधी प्लांट था कि आप उसके पाउडर के रूप में, उसके लीफ के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं और आपके अंदर वो तत्व विराजमान है। मतलब ये कहने का मतलब है कि पर्यावरण से जो हम लोग को जितनी भी चीजें प्राप्त हुई, जिस चीजों का हम संरक्षण करने के बजाय उसका हम लोग दोहन करते हुए और अपने आप को इस प्रकार ढालते चले गए कि आज बिल्कुल सही है सर का कहना कि आज ये कहना गलत नहीं होगा कि 50-60% आदमी जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी मेडिसिन से टैग हो गया है। और सरदेव स्वामी जी के कार्यक्रम में तो ऐसा कई केसेस दिखता था कि वहाँ पे सारे लोग थायराइड की दवा उनकी छूट गई, बहुत सारे जो उनकी क्रोनिक डिजीज थी उनकी दवा छूटती चली गई। मतलब कहना है कि हम लोग इस चीज से अपने आप को कैसे निकाल के लाएं, उस भंवर जाल से कैसे निकालें। उसकी शुरुआत सबसे पहले पानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में, और पानी की शुरुआत जो भट्ट सर ने भी कहा कि उसके प्रवाह में किस तरह की बाहर हमारी वाटर जा रही है, तो उसका प्रवाह आरओ को हटा करके कर सकते हैं। और प्लांट की अधिक से अधिक पौधों को जितनी स्पेस हो, जितने सर्किल हो, उनको इस चीज को चर्चा के साथ बताते हुए कराया जा सकता है। आप सभी लोग का धन्यवाद। अरविंद सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने लगातार दूसरे दिन सदन को समय दिया, बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रवि जी। पिछले 70 साल में हम सभी लोग धीरे धीरे जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, उसके माध्यम से पैसा तो कमाए, लेकिन पैसा भी उतने ही स्पीड से गमा रहे हैं, इसका भी विचार करने की आवश्यकता है। क्यों जा रहा है हमारा पैसा, क्यों ऐसा हो रहा है, इस बारे में भी चिंतन की आवश्यकता है। और यदि हमारा इंडिविजुअल का यदि विचार करता है तो भारत वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिचेस्ट है, लेकिन सामान्य आदमी का जब हम विचार करते हैं तो हम पुअरेस्ट है। लेकिन रिचेस्ट और पुअरेस्ट की जो दरी है वह खेती करने वाला आज से 100 साल पहले रिचेस्ट कहा जाता था, और जो व्यापार करता था उसको मध्यम कहा जाता था, और जो सर्विस करता है उसको कनिष्ठ कहा जाता था। आज विपरीत परिस्थिति हो गई है, इसका भी हमें विचार और सोच करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। कल हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, बहुत सारगर्भित आज का उद्बोधन रहा। हमारे बीच में अभी बहुत वैज्ञानिक शेष हैं जिनका मैं बुलाने में, चूंकि अब समय की पाबंदी है, मैं क्षमा चाहूँगा। कल उनको आमंत्रित करेंगे हमारे बहुत ही तो कल आपका और सेशन होगा, इसके आगे देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, अगर वो नेटवर्क में हो तो वो आए और अपने सुझाव के साथ सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी आदरणीय धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही होगी शायद? जी आ रही है, आ रही है। जी बहुत सुंदर। क्योंकि आवाज पहुंचनी चाहिए तो ये बात है, और यही बात मेरे ख्याल से जो आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि हैं उनका कहना भी है कि आवाज पहुंचनी चाहिए, यानी वार्तालाप, संवाद होना चाहिए। और जब संवाद सही दिशा में होता है तो कई अच्छी बातें घटित हो जाती हैं। और ये संवाद जो हमारी प्रकृति का है और मनुष्य के बीच भी चल रहा है, और जहाँ कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया था, उस जो रुकावट को दूर करने की बात आदरणीय मुख्य अतिथि जी कर रहे हैं, उस रुकावट से हमारा स्वास्थ्य, हमारी धरती और हमारी पूरी प्रकृति बीमार हो रही है। तो उस रुकावट से निजात पाना, उसे दूर करना ही ये भी एक तरह से ही संवाद है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कल से और आज तक, और एक क्रमबद्ध तरीके से
कि जो कल हमने सुना, और खासकर मैं गजानन जी पवार साहब का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने आप जैसे व्यक्तित्व को इस परिवार के साथ जोड़ा, और हम आगे आपको सुनने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, और जैसे आदरणीय पवन सर ने कहा है, डॉक्टर दुबे सर ने कहा है, और डॉक्टर भट्ट सर ने जोड़ा है अपनी बातों को, और रवि आदित्य जी ने जोड़ी है बात। वास्तव में देखा जाए तो अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरा करना बहुत बड़ी बात होती है, और अगर वो हो नहीं पाती है तो छटपटाहट होती है, वो किसी भी मामले में हो। और क्योंकि समय कम है तो एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि मैं जहाँ पे हूँ, वहाँ पे असम के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ काम करता हूँ। वो अ, जो कार्य कर रहे हैं, तो मैंने देखा वो बीच-बीच में जैसे 2 तरह के जल स्रोत उनके पास हैं। एक जो टंकी में पानी है, जो कि हमारा विषय भी है, जो जैविक जल, और दूसरा वो हैंडपंप का पानी है। तो वो टंकी का पानी जो साथ में है, पास में है, उसको ना पी करके दूर जाते हैं और हैंडपंप का पानी पीते हैं। तो मैंने 3-4 दिन देखा, फिर उन्हें पूछा, मैंने कहा ऐसे क्या बात है कि तुम ये पानी छोड़ रहे हो और टंकी उस हैंडपंप का पानी पी रहे हो? उन्होंने कहा कि हमें ये जो टंकी का पानी पीने की आदत नहीं है। ना तो हमारे स्वाद के लिए वो अच्छा है, और ना ही हमारे जो हम खाना खाते हैं उसके लिए अच्छा है। उनका कहना है जो हैंडपंप का पानी है एकदम ताज़ा पानी है, और उसमें स्वाद ही अलग है। तो वो हर 1 घंटे में उनका कोई साथी जाता है और पानी लेकर आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और जो अपने-अपने हिस्से का पानी पीना और अपने-अपने हिस्से का पानी बचाना, मतलब जो बूँद-बूँद जो पानी है, वो धरती भी संग्रह कर रही है और हम भी उसको प्रयोग में कर रहे हैं, लेकिन कुछ नादानियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम ना तो जैविक जल बचा सकते हैं, ना तो जैविक खेती कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि ये प्रयास भारत भर में इस स्वर्ण भूमि पर हो रही है। तो अ, इन्हीं शब्दों के साथ कि हम फिर कल मिल रहे हैं, कल और भी हम ज्ञानार्जन करेंगे, और ये जैसे कि जन आंदोलन की बात आदरणीय पवन सर ने कही है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे जो जो हमारी महानगर पालिकाएँ हैं, जो हमें जल दे रही हैं, और इन लोगों जो हम जल ग्रहण कर रहे हैं, लोगों के बीच ये बात जब आएगी कि हमें आरओ लगाना क्यों पड़ रहा है, क्यों हमें अपने घर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ रहा है, तो वास्तव में ये जन आंदोलन बनेगा ही बनेगा। तो इस तरह से आज के मुख्य अतिथि जी, आज के जो हमारे हीरालाल कुशवाहा जी जो योग शिक्षक हैं, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज की दिन को सफल करने के लिए, और साथ में आज का दिन सफल हुआ आप सभी के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, और जो लेफ्ट भी हो गए हैं, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जिनका मैं नाम ले सकूँ और जिनका नाम लेने वाला हूँ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, और आदरणीय आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी, अजित कुमार सिन्हा जी, अरविंद साहब जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, कड़वे जी, और भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, बिंदेश्वर तिवारी जी, पानी सिंह जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, इंजीनियर टोली चंद जी, गजानन पवार जी, अ, जल देवता सेवा अभियान से जुड़े सभी बंधुओं, शायद मेरे ख्याल से आज के मुख्य अतिथि जी इससे जुड़े हुए हैं, नीलकंठ साबले जी, ओंकार नाथ जी, प्रकाश सोनोदिया जी, और पुण्यकांत समर जी, रामेश चंद्र मेहरा जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी, रंजना किनीकर जी, रवि आदित्य जी, सविता यलने जी, और शरद वर्मा जी, सुधा वर्मा जी, उमाशंकर प्रसाद जी, डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट जी, योगाहार से जुड़े सभी सदस्य, आदरणीय पवन सर जी, आदरणीय मुनीलाल सर जी, आदरणीय रंजना बहन जी, आदरणीय मुकेश जी भाई साहब, जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सभी के कारण ही, आप सभी के माध्यम से ही हम हमेशा नई कड़ी के साथ जुड़ते हैं। बहुत-बहुत प्रणाम, आभार। भाई साहब एक बात बोल सकता हूँ क्या? प्लीज प्लीज कृपया आपकी जी अनुमति से। हाँ जी जी, स्वागत कृपया स्वागत है कृपया। सर। हाँ एक बात है, हमने एक ध्यान में लिया कि होता है क्या कि वन क्षेत्र के लिए भी कायदे बने हैं, जल क्षेत्र के लिए भी कायदे बने हैं,
सभी कुछ बना है, समितियां भी बनी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। हमें ऐसा एक ग्रुप भी बनाना पड़ेगा जो कायदे की जानकारी करके एक जन समुदाय ऐसा बन के वो कायदे का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मांग करनी होगी। कायदे सभी है कि जनमानस के लिए शुद्ध पानी देना ये जिम्मेदारी है, लेकिन लेते कौन है? वो कायदे से हमने मांग करने वाले लोग तैयार करने होंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है क्या नहीं उसके लिए तैयार करने होंगे। जैसे भूजल बचाना है उसके लिए भी कायदे है, वन क्षेत्र बचाना है, पेड़ तोड़ना नहीं है, पेड़ लगाना ये कायदे है। ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। मुझे लगता है इस पे भी कुछ गौर करके हम सब मिलके कुछ बात करें, कुछ इसमें एक ग्रुप ऐसा बनाए कि जो इसके लिए काम करे कि कायदे से है तो इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए मांग करने के लिए का एक ग्रुप बने, वो मांग करते रहेगा, ताकि मांग करने वाला नहीं है इसलिए ये सब चल रहा है। अगर मांग करता है तो भी वो बहुत छोटा सा ग्रुप बनाता है, मांगता है, इसलिए उसको दबाया जाता है। तो इसके बारे में भी आप सभी डॉक्टर हो, सभी महानुभाव हो, आप सब मिलके इस पे भी गौर करें तो एक इसमें एक स्ट्रेटेजी ऐसी बनाने के लिए सबकी सोच से ऐसा बनाओ, ऐसे मेरी आप सबसे विनती है। धन्यवाद सर। धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी, आपने सुझाव दिया और सेशन में आपका एक दिन अपना पूर्ण सुझाव दें एक चीफ गेस्ट के रूप में, और इस पर अपन चिंतन करेंगे, सदन से अपन चर्चा करेंगे, आपस में संवाद करेंगे, तो ये कड़ी आगे बढ़ेगी। अभी हमारे आदरणीय अरविंद जी का जब सेशन पूरा हो जाएगा तो उसमें इसके बाद जो है आपका मैं आमंत्रित करूंगा, तो आप अपनी सहमति प्रदान करेंगे किस दिन आप जो है चीफ गेस्ट के रूप में अपना उद्बोधन दे पाए। तो ये हमारा ये आपका क्योंकि सुझाव आ जाएगा। और मैं एक सदन को और निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े ही हर्ष की बात है कि हमारे वैदिक शिक्षा बोर्ड का गठन हो गया है और वैदिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी को भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हम और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा घोषित किया गया, बनाया गया। अब देश में जो लोग सिर्फ गद्दी पे सो रहे हैं, सिर्फ जो है धर्म के नाम पर अपनी उपमा सुनना चाहते हैं, करना कुछ चाहते नहीं हैं, अब उनको बुरा लगता है, देख न सका है पराई विभूति। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी 30 वर्ष से प्रतिदिन 20 घंटे परिश्रम करते हैं। पतंजलि देश के लिए सोच रही है, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सोच रही है, लेकिन जो गद्दियों पर पड़े हैं कुछ जिन्हें नाम दे दिया गया है, वो लोग इसका विरोध करना शुरू कर दिया है कि हम विरोध करें वो। तो मैं चाहता हूँ कि जो सोशल मीडिया पर संवाद में, माउथ पब्लिसिटी में या जहाँ जो रहता है वहाँ, क्योंकि मैकाले की शिक्षा पद्धति को खत्म करके हमें अपने महान पुरुषों के इतिहास को पढ़ाने की जो तैयारी की है, पतंजलि पीठ के जो हमारे वैज्ञानिक हैं, लेखकगण हैं, उन्होंने लगभग 3 साल मेहनत करके इस पाठ्यक्रम को रूप दिया है और जैसे बनाया है। और ये पतंजलि विश्व का ही सबसे संस्थान है जो इस वैदिक शिक्षा बोर्ड को गति दे पाएंगे और इसका उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे। तो मेरा ऐसा निवेदन है, राष्ट्र हित में बहुत जरूरी है, शिक्षा सबसे पहली नींव है और अगर हम वो ठीक नहीं रख पाएंगे, शिक्षा की वजह से जो हमने अंग्रेजों को पढ़ा, अंग्रेजों की आज भी गाथा पढ़ रहे हैं, वो वही मानसिकता में रह रहे हैं, इसलिए हमें बदलने के लिए वैदिक शिक्षा जरूरी है। और पतंजलि, परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्धि आचार्य जी और हम सब आपको इस अभियान में भी लगना है, इस पर भी हम किसी दिन चर्चा करते हैं। सबको प्रणाम, साधुवाद, ओम साधन। ओम। सदन में सभी महानुभाव को प्रणाम और आदरणीय आज के हमारे मुख्य अतिथि अरविंद भाई साहब को भी मेरा प्रणाम। ओम भैया जी, ओम। चलते हैं, अब कल मिलते हैं 5:30 बजे सुबह। सबको सादर प्रणाम। ओम सभी को। जी धन्यवाद सर। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम, मिलते हैं कल। धन्यवाद। ओम प्रणाम। जी आपका धन्यवाद। जी प्रणाम।
शरद भैया, आपका स्वास्थ्य कैसा है? जय राम जी। जय राम जी। और बस बढ़िया, खूब पानी गिरवा रहा है। रात में तो हर कोई लोग, अरे किधर, मैं तो मासी ने सोने नहीं था।